नमस्कार दोस्तों, ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फार्मा इंडस्ट्री में एक बर्निंग टॉपिक पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा, चर्चा करूँगा, जो कि है डाटा इंटीग्रिटी, जिसको डीआई बोलते हैं। ये इसमें फार्मा इंडस्ट्री में एक बर्निंग टॉपिक है। इसको ऑडिटर से लेके सारे लोगों का कंसर्न है डीआई। तो आज हम लोग जो है डीआई के बारे में पढ़ेंगे, डीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, डीआई क्या है और डीआई से रिलेटेड जितना भी इशू है इसको हम लोग आज एक एक करके पढ़ेंगे। तो लेट ना करके हम लोग वीडियो चालू करते हैं। तो डाटा इंटीग्रिटी डीआई क्या है? मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डीआई कंपलसरी है क्या? 95% लोगों का आंसर होगा कि हाँ, डीआई कंपलसरी नहीं है। 95 लोगों का अगर जो हम देखेंगे, 95 लोग बोलेंगे कि नहीं, हमको डीआई नहीं करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नहीं, हमको डीआई करना है। कैसे करना है मैं आपको एक एक एग्जांपल दे करके बताऊंगा। आप 95% लोगों का आंसर होगा कि नहीं, हमको डीआई नहीं करना फार्मा इंडस्ट्री में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको डीआई 100% करना ही करना है। वो कैसे करना है? कि डाटा क्या होता है, डाटा क्या है, इंटीग्रिटी क्या है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो कि फार्मा इंडस्ट्री में हमको डीआई ही करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे डाटा क्या होता है। डाटा को देखें, एनी रिकॉर्ड रॉ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा। माने कोई भी आपका क्या होगा, रॉ इंफॉर्मेशन, ठीक है, रॉ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी आपका रॉ इंफॉर्मेशन हो या आपका रा डाटा हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नोन एज डाटा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी रिकॉर्ड हो, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा रा डाटा। अब इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी मीन्स होता है टू वर्क विथ ऑनेस्टी। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई काम, वो हम ईमानदारी से करें, ऑनेस्टी से करें। हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, टू वर्क विथ ऑनेस्टी या एनी रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा विथ ऑनेस्टी इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। अब देखिए, डाटा बेस हो गया, कोई आपका इंफॉर्मेशन हो गया, और इंटीग्रिटी माने होता है कि हम उसको ईमानदारी पूर्वक करें। तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? डीआई का हो गया कि हम डाटा को ईमानदारी पूर्वक या ऑनेस्टी के साथ फुलफिल करें, उसी को हम बोलेंगे क्या? डीआई। अब आप लोगों को समझ गया होगा कि हमको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डीआई ही करना है। तो क्या नहीं करना है? ठीक है, आपको क्या नहीं करना है? तो आपको इस डीआई का क्या है, आपको डीआई बीचेज नहीं करना है। माने आपको डीआई का ब्रेक नहीं करना है, आपको डीआई 100% करना है। डीआई का जो है बीचेज नहीं, माने डीआई को आपको ब्रेक नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको ब्रेक नहीं करना है, कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं करना है, आपको कोई डीआई कंसर्न आपको नहीं करना है, डीआई का वायलेशन नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। बट आपको डीआई 100% ही करना है। आपको क्या नहीं करना है? डीआई का जो है बीचेज नहीं करना है, माने डीआई में ब्रेक नहीं करना है, डीआई कंसर्न कोई आपको नहीं करना है, ठीक है, डीआई का वायलेशन नहीं करना है आपको, ये सब, और कोई मिसलीडिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया कि डीआई क्या है, डीआई हमको करना है, क्या नहीं करना है वो आपको बताया कि डीआई बीचेज नहीं करना है, डीआई का वायलेशन नहीं करना है। माने डाटा इंटीग्रिटी जो भर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक से आपको भरना है, उसमें कुछ कमी नहीं आनी चाहिए, तो आपको वो डीआई बीचेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीआई के बाद पढ़ेंगे एल्कोआ। एल्कोआ क्या है? एल्कोआ के बारे में एक एक करके हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, एल्कोआ। एल्कोआ का एक एक डिटेल हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एल्कोआ को होता है ए से एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल का मीन्स क्या होता है? एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है कि कोई भी काम जो कर रहा है उसका साइन, डेट और सिग्नेचर सिर्फ उसी बंदे का होना चाहिए जो बंदा काम कर रहा है। एट्रीब्यूटेबल माने उसको हमको पता चले कि ये बंदा ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो जो बंदा एक्टिविटी एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा है, उसी बंदे का साइन, सिग्नेचर ये उस डॉक्यूमेंट्स पे होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्या? एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल हो गया। ठीक है, एट्रीब्यूटेबल मीन्स जो बंदा एक्टिविटी कर रहा है उसी का साइन और डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी कोई दूसरा परफॉर्म कर रहा है, साइन कोई दूसरा करे। तो ये क्या हो गया? आपका एल्कोआ में आपका जो है
बीचे जो ये कंप्लीट एल्कोआ नहीं हुआ। तो एल्कोआ का एक मीन्स एट्रीब्यूटेबल माने जो आदमी काम कर रहा है वही साइन सिग्नेचर वही बंदा करेगा, ठीक है। दूसरा हो गया लेजिबल, जो आपका डाटा होगा वो क्या होना चाहिए, लेजिबल मीन्स क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपका डाटा जो भी फुलफिल करते हैं वो क्या होना चाहिए, जो है क्रिस्टल जो है क्लियर, माने एकदम से आपको शुद्ध प्योर होना चाहिए। प्योर मीन्स मतलब होता कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिख दिया, ऑडिटर आए, आपका मैनेजर आए, उसको समझ में ना आए। जो आप डाटा भरेंगे वो सिर्फ अपने के लिए नहीं भरेंगे, ऐसा भरेंगे कि कोई दूसरा बंदा भरे, कोई दूसरा बंदा आ करके देखे तो उसको ये ना पूछना पड़े कि ये क्या लिखा है। आपका डाटा क्या होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप जो भर रहे हैं वो अपने लिए नहीं भर रहे हैं, वो अगर कोई भी ऑडिटर आए, कोई भी आए तो वो देखने से उसको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये बंदे ने क्या लिखा है। तो आपका डाटा क्या होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग बैंक में जाते हैं, चेक ले करके जाते हैं, चेक से पैसा विड्रॉल करने चेक लगाते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी कटिंग है या आपका कुछ उसमें आपने जो लिखा है, पैसे लिखा है या नेम लिखा है, उसको बैंक वाला अगर नहीं समझ पाता है, जो मैनेजर जो आपको पैसे चेक को जो है विड्रॉ करता है वो नहीं समझ पाता है, तो आपका चेक क्लियर नहीं होगा। इट मीन्स आपका चेक में जो है लेजिबिलिटी नहीं है, लेजिबल नहीं है, आपका क्लियर नहीं है, तो आपका चेक से पैसे नहीं लेंगे। ठीक उसी प्रकार आपका डाटा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर हम किसी के सामने डाटा को ले जाएं, ऑडिटर हो विजिटर जो भी, तो उसको ये नहीं पूछना चाहिए कि ये क्या लिखा है, ठीक है। तो आपका डाटा क्या होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए। अब तीसरा क्या है, कंटेम्पोरेनियस होना चाहिए। आप जो डाटा भरें वो क्या होना चाहिए, रियल टाइम डाटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा होना चाहिए। कंटेम्पोरेनियस माना होता है रियल टाइम, और ये हो गया क्रिस्टल क्लियर, ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। और ये कंटेम्पोरेनियस माना हो गया रियल टाइम आपको डाटा करना है। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी हम परसों कर दी और डेट और साइन आज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी हम जो है कल करेंगे, आज के डेट में ही सारा उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। तो आपको जो भी डाटा भरना है वो आपको रियल टाइम में भरना है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है कि कल का डाटा आज भर दिए, आज का डाटा कल, ये आप करेंगे तो आपका DI लीकेज हो जाएगा। तो आपका DI नहीं होगा, क्योंकि डाटा आप जो है ऑनेस्टी के साथ नहीं भर रहे हैं, आपने टाइम का मैनेजमेंट किया है। तो कंटेम्पोरेनियस माने हो गया रियल टाइम डाटा। जो भी आप एक्टिविटी करें, परफॉर्म करें, वो आपका रियल टाइम जब करें तभी आपको भरना है। मैंने हमने बैलेंस का कैलिब्रेशन किया इस डेट में, ये डेट में साइन कर दिया। बैलेंस हमने कैलिब्रेशन किया नहीं था और किसी को लॉग बुक का रिक्वायरमेंट पड़ा तो हम देखेंगे बैलेंस का कैलिब्रेशन हुआ, तुरंत जाकर बैलेंस का कैलिब्रेशन करके बैक डेट पर हमने कर दिया, तो आपका वो रियल टाइम नहीं हुआ। तो कोई भी एक्टिविटी करें तो आपको कंटेम्पोरेनियस कब होगा, जब आप उसको रियल टाइम में करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कोर्स हो गया ओरिजिनल माने क्या होता है, फर्स्ट टाइम क्रिएटेड डाटा। जो आपका डाटा है वो आपको ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई जो है मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। आपका जो फर्स्ट डाटा ओरिजिनल डाटा है वो आपका ओरिजिनल डाटा माने का जो फर्स्ट क्रिएटेड डाटा है उसमें कोई फाल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो डाटा आपका क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद एक्यूरेट माने क्या हो गया, एक्यूरेट माने हो गया जो आपका डाटा है, जो डाटा से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कोई रॉ मटेरियल का टेस्टिंग कर रहे हैं आप, तो रॉ मटेरियल का टेस्टिंग करने में आपका जो है रॉ मटेरियल की पोटेंसी लगती है, उसका वेट स्लिप लगता है। अगर उसका वेट स्लिप या पोटेंसी आप गलत लगाएंगे तो आपका रिजल्ट भी गलत आएगा। तो जो आपका डाटा है वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी अगर आपने जो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करे तो पोटेंसी आपको जो पोटेंसी है वही पोटेंसी आपको लगाना पड़ेगा। या फिनिश प्रोडक्ट का आप टेस्टिंग कर रहे हैं, जब HPLC में आप जो सैंपल करते हैं तो स्टैंडर्ड का जो है ग्राफ होता है और आपका सैंपल का ग्राफ होता है, वो सब जो ग्राफ आ रहा है वही ग्राफ आपको वहाँ पे लगाना, ग्राफ एरिया लगाना है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक आएगा, आपका कैलकुलेशन नहीं हो जाए। जैसे डिस्पेंसिंग में हम लोग जो है कैलिब्रेशन करते हैं, अगर कैलिब्रेशन में हम स्टैंडर्ड वेट ही गलत रखेंगे तो हमारा रिजल्ट भी गलत आएगा। तो अगर आपको कैलिब्रेशन करना है तो स्टैंडर्ड वेट आपको सही से रखना पड़ेगा। तो आपका डाटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे एल्कोआ प्लस में क्या है कि एल्कोआ प्लस में 4 और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें जोड़ दिया गया है। क्या है, 4 लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को इसमें और ऐड कर दिया गया है। वो कौन कौन सी हैं, पहले है कंप्लीट, C से, दूसरा C से है कंसिस्टेंस, E से है इंड्यूरेबल, A से है अवेलेबल।
अब देखिए ये चारों इन्फॉर्मेशन क्या है, जो आपको डाटा है, डाटा इसमें ये कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब कि ऑल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए। जैसे आपने कोई रॉ मटेरियल को डिस्पेंसिंग किया, तो आपको डिस्पेंसिंग में वो डाटा तब कंप्लीट होगा जब उसमें जो सपोर्टिव डाटा, जैसे डिस्पेंसिंग में क्लीनिंग, वेट वेरिएशन, डिस्पेंसिंग, टेम्परेचर, आरएफ, माने जो भी डाटा है उसके सारे सपोर्टिव डाटा, अगर कोई व्यक्ति मंगाए कि ये प्रोडक्ट हमारा डिस्पेंसिंग हुआ, इसके डिटेल आओ, तो जो आप डाटा लेके जाए वो पूरा कंप्लीट हो। कंप्लीट माने जो आपको एक्टिविटी की है उससे रिलेटेड सारे उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे आपने डिस्पेंसिंग में है तो डिस्पेंसिंग में आपका उसमें क्लीनिंग का रिकॉर्ड होना चाहिए, आरएच और टेम्परेचर का रिकॉर्ड होना चाहिए, वेट वेरिएशन का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, डेली वेट वेरिएशन होना चाहिए, और ये सारे रिकॉर्ड उसमें होने चाहिए। तो वो डाटा आपका क्या होगा, वो आपका जो है कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। और जैसे रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, तो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग में उसमें आपको वेट स्लिप होना चाहिए, वेट स्लिप के अलावा सारे उसमें डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, एसटीपी होना चाहिए, और वो रॉ मटेरियल का अपना जो टेस्टिंग करने का उसका प्रोसीजर होना चाहिए। तो जो भी डाटा आप करें वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उसको बोलेंगे कंप्लीट। अब दूसरे चीज़ हो गया कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस होने क्या होता है, ऑर्डर जो होना चाहिए जो है सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे आप कोई डाटा बनाते हैं तो उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मीन्स क्या होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए हर एक डाटा का, कि भाई इसके बाद ये हमने किया, इसके बाद ये किया, इसके बाद ये किया। तो वो आपका डाटा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आ गया इंड्यूरेबल। आपका जो डाटा होना चाहिए वो काफ़ी दिनों तक रहना चाहिए। जैसे हम जो है, अगर आप देखें जो है, एक होता है आपका होता है टीओसी। टीओसी में जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वो जो इंक होता है, इंक कुछ दिन के बाद वो निकल जाता है। तो अगर उस डाटा को आप जो है डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे तो कुछ दिन बाद उसका इंक क्या होगा, निकल जाएगा, तो उसमें आपका डाटा नहीं रहेगा, सिर्फ पेपर ही रहेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको जब वो प्रिंट निकलेगा तो उसका फोटोकॉपी हम अपने डॉक्यूमेंट्स में आपको लगा के रखना है। तो डाटा आपका क्या होगा, इंड्यूरेबल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हो गया अवेलेबल। अवेलेबल मीन्स क्या हो गया कि आपका डाटा अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई ऑडिटर मांगे कि हमको ये डाटा चाहिए, तो उस समय आपको ऐसा ना हो कि मेरा डाटा कहाँ है, कितना कहाँ, ये डाटा कहाँ, ये सारे डाटा आपको जो है कंसिस्ट में होकर के, कंप्लीट होकर के एक जगह पे अवेलेबल होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो है एल्कोआ प्लस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जीडीपी और जीडीपी एरर्स क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना डीआई और जीडीपी एरर में जो है वो कन्फ्यूजन रहता है कि क्या डीआई क्या है और जीडीपी एरर क्या है। तो इसीलिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जीडीपी और जीडीपी एरर्स। जीडीपी मीन्स क्या होता है, गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस होता है। क्या होता है, गुड डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रैक्टिसेस होता है। ये क्या है, जीडीपी क्या है, एरर। आप देखो, गुड डॉक्यूमेंटेशन ये प्रैक्टिसेस हो गया कि हम डॉक्यूमेंट्स के लिए जो अच्छी जो है गुड प्रैक्टिस करते हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब जीडीपी एरर क्या होता है, जीडीपी एरर और डीआई में क्या डिफरेंस होगा, मैं यही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब जीडीपी एरर्स क्या होते हैं, जीडीपी एरर्स माने होता है एरर ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन करते समय अगर हमको कुछ एरर हो गया तो उसी को हम बोलते हैं जीडीपी एरर। ये क्या हो गया, जीडीपी एरर। मैंने डॉक्यूमेंटेशन करते समय कोई एरर हो गया तो उसको हम बोलेंगे जीडीपी एरर। और इसका डिफिनीशन देखेंगे और आगे इसको पढ़ेंगे। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, एनी अनइंटेंशनल, माने जानबूझ करके नहीं, अनइंटेंशनल एरर इन डॉक्यूमेंटेशन which is not impacting the calculation part, result part or product quality is known as GDP error। माने इसका डेफिनेशन देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, एनी अनइंटेंशनल एरर इन डॉक्यूमेंटेशन which is not impacting the calculation part, result part or product quality is called as GDP error। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स माने एरर जो हम जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं और वो एरर हमारा क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कैलकुलेशन पार्ट और उसके क्वालिटी को इम्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीडीपी एरर बोलेंगे। जीडीपी एरर माने होता है कि हम जानबूझ करके नहीं करते हैं, ये अनइंटेंशनल हो जाता है और इससे जिससे हमारा जो है कैलकुलेशन पार्ट या प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्पेक्ट नहीं होती, उसको हम जीडीपी एरर बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, डीआई और जीडीपी एरर में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो उसमें उनको बहुत दिक्कत होती है। तो डीआई आपका अलग है और आपका जीएमपी एरर आपके अलग है। जैसे जीएमपी एरर में हमारा होगा पहला ओवर राइटिंग हो गया, तो आप देखें कि जीडीपी एरर में जो है हमारा जीडीपी जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस की एसओपी होती है, उसके जरिए जितने भी हमारे एरर होते हैं हम उसको करेक्ट करते हैं। तो पहला होगा हमारा ओवर राइटिंग।
ओवर राइटिंग को भी हम क्या करेंगे, जीडीपी का जो हमारा मेथड है उसके जरिए हम इसको करेक्ट करेंगे, ये आपका डीआई में नहीं आएगा। दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शनल एरर या टाइपोग्राफिकल। ट्रांसक्रिप्शनल एरर वाला क्या होता है, जैसे कोई डाटा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिख रहे हैं, हाइग्रोमीटर का जो है आरएच और टेम्परेचर लिख रहे हैं, या कोई हम जो है कैलकुलेशन करके रॉ मटेरियल का उसमें हम रिपोर्ट बना रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम रख रहे हैं, तो उसमें अगर हमको कोई डाटा हम लोगों का गलत हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको एक सिंगल कट करके, क्योंकि उसका हमारे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है, ठीक, जैसे वेट स्लिप है, वेट हमारा गलत हो गया तो वेट स्लिप से हम वेट को फिर से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शनल एरर, माने हम कहीं से डाटा को ट्रांसफर कर रहे थे, वहाँ पे हमको गलती हो गई, तो गलती क्या है उसको हमको सुधारना, एक सिंगल कट मार के जहाँ से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से डाटा है वहाँ से ला करके उसको आपको जो है करेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको हो गया कैलकुलेशनल यानी कि एरर। कैलकुलेशन माने आप कोई कैलकुलेशन कर रहे थे, रॉ मटेरियल की फिनिश प्रोडक्ट का कोई कैलकुलेशन कर रहे थे, आपने वेट जो है पोटेंसी गलत लिख दिया, जो हमारा स्टैंडर्ड की पोटेंसी गलत लिख देंगे तो वहाँ पर आपका रिजल्ट भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सिंगल कट मार करके जो आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स डाटा है वर्किंग स्टैंडर्ड का, वहाँ पर आप जो पोटेंसी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा कैलकुलेशनल एरर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब डाटा क्या है, ये हम अनइंटेंशनल होते हैं, अगर यही डाटा हम जो है जानबूझ करके कर दें तो वो कन्वर्ट इनटू डीआई, ये डीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है कि अनइंटेंशनल हो जाता है, हमको हम जानबूझ करके नहीं करते। अगर यही चीज़ हम जो है कैलकुलेशन हम जानबूझ करके गलत कर दें तो ये हमारा डीआई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे डीआई इशूज क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या, जीडीपी एरर्स क्या होते हैं, जीडीपी एरर्स हमने पढ़ा क्या होते हैं, ये जीडीपी एरर क्या होते हैं, ये हम अगर अनइंटेंशनल होते हैं, माने हम इसको जानबूझ करके नहीं करते, और ये हमारा क्या होते हैं, जैसे ओवर राइटिंग हो गया, ट्रांसक्रिप्शन एरर हो गया, कैलकुलेशन एरर हो गया, ये सब हमारा जीडीपी एरर्स होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डीआई इशूज क्या होते हैं। आपको डीआई हमने बताया, डाटा इंटीग्रिटी बताया, अब डीआई इशूज क्या होते हैं। डीआई इशूज का अगर हम लोग देखेंगे, एनी इंटेंशनल मैनिपुलेशन, माने कोई जानबूझ करके किया हुआ मैनिपुलेशन, विच इज यूज टू करेक्ट डाटा, डाटा को करेक्ट करने के लिए जानबूझ करके किया गया मैनिपुलेशन डीआई इशूज में आएगा, डीआई ब्रीचेज में आएगा, डीआई वायलेशन में आएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से होंगे वो आपको मैं अभी बताता। तो आप समझ गए डीआई इशूज क्या होते हैं, एनी इंटेंशनल मैनिपुलेशन विच यूज टू करेक्ट डाटा, माने कोई जानबूझ करके डाटा को करेक्ट करने के लिए जो किया जाता है मैनिपुलेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीआई इशूज बोलते हैं। और ये फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, आपको नहीं करना है इसको। अगर आप करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम उसके मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या होगा, अगर आप डीआई इशूज करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो अब देखिए डीआई इशूज में क्या क्या है। डीआई इशूज में सबसे पहले शेयरिंग कॉमन आईडी, कॉमन आईडी आपको शेयरिंग नहीं करना है, ना कोई ये कॉमन आईडी होगी काम करने के लिए, ना आप अपनी आईडी किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसके एल्कोआ का जो है एक्टिवल वो आपका फॉलो नहीं होगा, माने कोई काम किसने किया वो आपका अगर शेयरिंग कॉमन आईडी होगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में एक्टिविटी किसने परफॉर्म की है। अगर शेयरिंग आईडी करेक्ट जो है आप करेंगे तो उसमें पता नहीं चल जाएगा कि एक्टिविटी भाई रिव्यू किसने किया है, किसने इसको डिस्पेंस किया है, किसने इसको डन किया, उससे पता नहीं चलेगा। तो शेयरिंग ऑफ कॉमन आईडी इज डीआई इशूज, ये आपका डीआई इशू है। दूसरा प्रोडक्ट टेस्टिंग कंप्लायंस, आप कोई फिनिश प्रोडक्ट का टेस्टिंग कर रहे हैं, एक बार फेल हो गया, फिर आपने उसको दोबारा किया, दोबारा फेल हो गया, फिर आपने उसको टेस्टिंग किया दोबारा, चौथी बार में पास हो गया, पास होने के बाद उसको आपने पास कर दिया, लेकिन 3 बार जो फेल हुआ उसका आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि किस रीजन से फेल हुआ, और चौथी बार जब पास हुआ तो आपने उसको चौथे रिजल्ट को फाइनल मार के प्रोडक्ट को पास कर दिया, तो वो भी आपका क्या है, डीआई इशूज में है। आपको क्या करना है, कोई प्रोडक्ट आपको फेल होता है तो आपको उसको अपने सीनियर को बताना है, इन्वेस्टिगेशन आपको जो बनाना है, कैसे फेल हुआ, क्या रूट काज थे, उसके बाद ही आपको उसको पास करना है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया तीसरा बैक डेटिंग। बैक डेटिंग इज डीआई इशूज, आपको बैक डेटिंग नहीं करना है, प्री डेटिंग नहीं करना है, बैक डेटिंग जिस डेट में आप काम करते हैं उसी डेट में आपको साइन सिग्नेचर आपको करना है। ऐसा नहीं कि कल हमने एक्टिविटी कर दी और कल हमको टाइम नहीं मिला, शाम को जाते तो हम परसों आके उसको साइन और डेट कर रहे हैं, तो आपको बैक डेटिंग नहीं करना है। और पहले से भी कोई डॉक्यूमेंट भर करके आपको नहीं रखना, वो भी आपका डीआई में आएगा। चौथा चेंज इन डेट एंड टाइम, आपको डेट एंड टाइम का जो भी कॉलम आपने भरे तो उसको चेंज नहीं करना। आपको चेंज करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है मैनिपुलेशन कर रहे हैं,
तो आपको चेंज इन डेट एंड टाइम में अगर आप कुछ करते हैं तो वो भी DI इशूज में आता है। और देखें अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको रूट कॉज ऑफ DI इशूज, ये सब DI के इतने क्यों होता है DI, हम लोग पढ़ेंगे कि DI तो ये हो गया भाई, ये सब करेंगे तो ये हमारा DI इशू हो गया। अब ये DI इशू होता क्या, इसका रीज़न क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूट कॉज ऑफ DI इशू। रूट कॉज है ये होता कैसे है, इसका रूट कॉज क्या है कि हमारा DI इशूज हो जाते हैं। तो सबसे पहला है कि नो फॉलो एल्कोवा, एल्कोवा प्लस को हम लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए हमको ये DI इशूज होते हैं। एल्कोवा प्लस अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ये हमारा DI नहीं होगा, DI होगा ही नहीं। एल्कोवा प्लस आपको बताते हैं एट्रीबल, लेजिबल, कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल और एक्यूरेट। और सी का बताया था जो है कंसिस्टेंट, कंप्लीट, इंड्यूरिंग, अवेलेबल। ये अगर आप सब कुछ करते हैं तो आपका ये DI इशूज नहीं होंगे। तो आपको फॉलो करना है। रूट कॉज क्या है कि आप एल्कोवा प्लस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका क्या DI इशूज हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसीजर। हमको प्रोसीजर को पता ही नहीं है, जो हमारा एम्प्लॉय है उसको प्रोसीजर को पता ही नहीं है कि जो प्रोसीजर कैसे करें। अगर उसको प्रोसीजर को नहीं पता है तो वो आपको DI इशूज हो जाएंगे उससे, क्योंकि उसको रिस्क नहीं पता है ना, तो उससे DI इशूज हो जाएंगे। तो पहला क्या हुआ, एल्कोवा प्लस आप यूज नहीं करते, इसकी वजह से आपका DI इशूज होता है। दूसरा आपको प्रोसीजर नहीं पता है, प्रोसीजर ना पता होने की वजह से भी आपको ये DI इशूज आपका हो जाएगा। और तीसरा बताते हैं शेयरिंग कॉमन ID, जो अभी आपको मैंने बताया कि शेयरिंग कॉमन ID करेंगे तभी DI का आपका इशू हो जाएगा, ठीक है। और चौथा हो गया सॉफ्टवेयर लिमिटेशन, जो हमारे वहाँ सॉफ्टवेयर है उसमें एल्कोवा प्लस का कहीं यूज ही नहीं है। तो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में भी हमारा एल्कोवा प्लस का भी कंट्रोलिंग होना चाहिए, जिससे कि हमारे ये DI इशूज नहीं हो। तो आपका ये चौथा रीज़न हो गया कि सॉफ्टवेयर का लिमिटेशन होता है, हार्डवेयर का लिमिटेशन होता है, जिसकी वजह से DI इशूज होते हैं। इसके बाद पाँचवा हो गया रिस्क अवेयरनेस। मतलब कोई बंदा काम कर रहा है, उसको जो काम कर रहा है उसका रिस्क का पता ही नहीं है, तभी आपका DI होगा। जैसे कोई डाटा भर रहा है तो डाटा भरने का अगर गलत या सही भरेगा तो उसका रिस्क उसको पता ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको उसको DI इशूज होंगे, माने उसका रिस्क का अवेयरनेस नहीं है। अब इसका देखिए क्या होगा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये रूट कॉज आपने 4 में हमने बताया, इम्पैक्ट क्या होगा अगर DI इशूज होंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी जो विश्वसनीयता है वो जो खत्म हो जाएगी, हमारी क्या है विश्वसनीयता खत्म हो जाएगा। अगर हम DI इशू करते हैं, माने जानबूझ करके कोई गलती करते हैं, डाटा को हाइड करते हैं, डाटा को मिस कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या होगा हमारी विश्वास, अगर वो पता चलेगा क्या होगा हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, माने हम किसी के लॉयल नहीं रहेंगे। और अगर मार्केट में या किसी ऑडिटर को पता चला तो मार्केट में भी हम क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट से, हमारी कंपनी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, ठीक है। तो हमारी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी, ये है, ठीक है। इम्पैक्ट में क्या होगा, पहले इम्पैक्ट में हमारी विश्वसनीयता जो है ये आपका खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा हो सकता है मार्केट भी खत्म हो जाए, पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाए। तो DI इशू की वजह से ये हमारा इम्पैक्ट होगा। अब इसको हमको एवॉइड कैसे करना है, डाटा इशू को, DI इशू को हम कैसे कम करेंगे, एवॉइड कैसे करेंगे। तो एवॉइड का क्या होगा, चेंज इन माइंडसेट। जो हमारे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को आपको ट्रेनिंग देना है, उनके माइंड सेट्स को चेंज करना है कि आपको गलत नहीं करना, कुछ भी हो जाए आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको गलत नहीं बनना है। उनके माइंड सेट को आपको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, उनमें इन बुल्ड सेट, उनका माइंड को आपको चेंज करना पड़ेगा। माइंड को चेंज करके उनको DI के बारे में बताना है कि नहीं DI आपको नहीं करना, उनके माइंड सेट को चेंज करना है, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या है, उनको ट्रेनिंग देना है, DI इशूज क्या है, DI इशूज के बारे में उनको ट्रेनिंग देना है, जिससे वो DI ना कर सके। और अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करेंगे जिससे हमारा उसमें एल्कोवा प्लस कंट्रोल में हो, तो हमारा ये DI इशूज नहीं होंगे। डोर एक्सेस जितने भी हैं सबको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, सबको हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक पार्ट में आपको एक्सेस नहीं देना है सबको, तो वहाँ भी डोर का भी आपको जो है क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए अभी एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा जो है डाटा क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, डाटा इंटीग्रिटी क्या है, एल्कोवा क्या है, एल्कोवा प्लस क्या है, ठीक है, और GDP क्या है, GDP एरर क्या है, और डाटा इशूज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। GDP एरर और DI इशूज में लोग जो फ़र्क नहीं कर पाते, तो ये हम लोग दोनों का बीच का डिफरेंस पढ़ा जो है। GDP क्या होता है, GDP एरर क्या होता है, GDP एरर के अलावा आगे हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा इसके बारे में। इशूज क्या है, DI इशूज हमारे क्या हैं, और DI का रूट कॉज क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं।